हेलो दगड़ियों। तो देखिए, आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है जिसका नाम है गॉस का नियम या गॉस लॉ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, इसका कथन क्या है गॉस के नियम का। गॉस का नियम ये बताता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, अगर आपको ध्यान हो, हमने वैद्युत फ्लक्स को लिखने का तरीका ये देखा था ई डॉट ए। ठीक है, तो फ्लक्स हमारे पास ई डॉट ए से इस फॉर्मूले से हम निकाला करते थे। तो ये बोल रहे हैं कि किसी भी बंद सतह से निकलने वाला गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस सतह के भीतर मौजूद कुल आवेश का कितना होना चाहिए, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका मतलब फाई की वैल्यू अगर आप ई डॉट ए लिख रहे हो, इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्यू इनसाइड। इनसाइड का मतलब जो आपका बंद सतह है, उस बंद सतह के भीतर मौजूद आवेश है उसको हम क्यू इनसाइड से डिनोट कर रहे हैं। और इस क्यू इनसाइड का कितना होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको गणितीय रूप में भी लिख के दिया है कि जो फ्लक्स होगा उसको लिखने का तरीका ये हो गया। यहाँ पे ई डॉट डी ए क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास जो सतह है वो कैसी होनी चाहिए, वो बंद सतह होनी चाहिए। तो बंद सतह जब आप लोगे तो आपको एरिया वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा डी ए, वो अभी हम आगे समझेंगे। और यहाँ पे ये लिखा है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के ऊपर ये लगा रखा है एक सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब होता है ये बंद सतह के लिए आपका फ्लक्स निकल के आएगा। तो इसको लिखने का तरीका आपको ये समझना है कि फाई बराबर, या तो लिखो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, समाकलन हो रहे, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये ध्यान रखना है क्यू क्या होगा अपने पास, यह है भीतर मौजूद आवेश। ठीक है, जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लेते हैं अपने पास ये जो सतह है, ये वाली जो सतह दे रखी है, ये मान लो एक ऐसी सतह है, ये है बंद सतह। ठीक है, अगर ये बंद सतह है तो बंद सतह के भीतर आपको आवेश देखना है। तो मान लो मेरे को इसके लिए फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स की वैल्यू जब आप लिखोगे तो आपको सिर्फ भीतर वाले आवेश देखने, बाहर वाले आवेश नहीं देखने। तो बाहर देखो, ये वाला आवेश है -Q4, बाहर +Q5 है, तो इनको आपको नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ बंद सतह के अंदर आवेश को देखना है, जैसे Q1, Q2 और Q3। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट लिखोगे Q1 + Q2, और ये नेगेटिव आवेश है तो -Q3 और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स की वैल्यू इस बंद सतह के लिए ये बन के आ जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको स्टेटमेंट ज़रूर ध्यान रखना है, कथन ज़रूर ध्यान रखना है। तो अब हमें देखना, देखो गॉस का नियम जब भी आप अप्लाई करोगे तो उसको लागू करने के कुछ नियम हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक गॉसियन सतह लेनी पड़ती है। जैसे मान लो आपके पास कोई ये आवेश है +Q, तो +Q के लिए मान लो आपको कोई गॉसियन सतह बनानी है। तो हमने पढ़ा था +Q से जो आपका विद्युत क्षेत्र जाता है वो जाता है कैसा, ये जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, त्रिज्यीय बाहर की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं देखूं, मेरे को गॉसीय सतह जो बनानी है, गॉसियन सरफेस, वो सतह कैसी होनी चाहिए वो भी समझना है। सतह ऐसी होनी चाहिए जो आवेश को पूरी तरीके से घेर ले, और जिसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। उस सतह को अपने को कैसे करना है, ये जो भी अपने पास आवेश है वो आवेश को पहली बात क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से घेरना चाहिए उसको। और जब आप ये वाली सतह बना लोगे तो उस सतह के लिए आपके पास जो ये डी ए वेक्टर बन के आएगा, जिसको हम क्षेत्रफल वेक्टर बोलेंगे, वो या तो समानांतर होना चाहिए, या 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर लंबवत होना चाहिए।
और तीसरी बात कि उस पे हर बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो समान होना चाहिए। जैसे आप देखो प्लस क्यू से अगर मैं आर डिस्टेंस आगे देखूँ, ये वाला पॉइंट, ऐसे पीछे देखो आर डिस्टेंस इधर, ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट बन के आ गए। ऐसे ही अगर आप इधर देखोगे, मान लो ये आपके पास ये पॉइंट बन के आ रहा है इधर, ऐसे यहाँ पे आपके लिए ये पॉइंट बन के आया, जहाँ जहाँ पे आपके को क्या मिल रही है, विद्युत क्षेत्र की समान वैल्यू मिल रही है। तो आप इससे क्या बनाओगे, काल्पनिक सतह बनाओगे। तो इससे जो बनने वाली काल्पनिक सतह होगी, अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, तो ये बनेगा आपके पास कैसा, ये बनेगा गोलीय पृष्ठ। ठीक है, और गोलीय पृष्ठ अगर आपके पास बन के आ रहा है, तो गोलीय पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गोलीय पृष्ठ का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं हम स्फेयर। क्या बोलोगे, स्फेयर। तो ये इसके लिए कौन सी सतह बन गई, ये इसके लिए बन जाएगी गॉसियन सतह। क्या बोलना है इसको, गॉसियन सतह। सॉरी, एक मिनट, ये लिखोगे आप इसको गॉसियन सतह। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, देखो कि गॉसियन सतह समरूपता को फॉलो करती हो। समरूपता का मतलब यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ आ रही है, तो यहाँ से यहाँ भी सेम आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ पे भी कैसी होनी चाहिए, सेम सेम वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए आपका जो बनेगा गॉसियन सतह वो कैसा बन जाएगा, वो आपके पास एक स्फेयर बनेगा, या जिसको हम बोलेंगे एक गोला बन जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि इसको अप्लाई करने के टाइम पे अपने को क्या करना है, एक काल्पनिक बंद सतह चुननी है। फिर वो सतह क्या करनी चाहिए, उस आवेश को पूरी तरीके से घेर ले। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि हर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर बनेगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो जो आपके पास क्षेत्रफल वेक्टर बनेगा उसके साथ या तो ये समानांतर हो विद्युत क्षेत्र, या 180 डिग्री हो, या फिर कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन बन के आएंगे। जैसे देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि आप क्या करो, जो ये बेलन है, बेलन से गुजरने वाला आपको बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो आपको देखो ये जो आपका आवेश रखा है वो सतह पे रखा हुआ है, तो क्या ये बंद सतह है या नहीं है, अभी जहाँ पे चार्ज को रखा हुआ है, आवेश को रखा है, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक काल्पनिक सतह बनानी पड़ेगी। तो अगर देखो इस चार्ज को मेरे को समरूपता में लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बेलन में और बना रहा हूँ, और ये जो बेलन है ये समान लंबाई का ये बना दिया हमने, इसके ऊपर रख दिया। अगर आप देखो इस केस में जो प्लस क्यू है, अब देखो वो समरूपता में आ गया है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना था, एल, लंबाई एल थी, तो हमें भी एल लंबाई का एक क्या बनाना पड़ेगा, बेलन। तब जाके ये चार्ज किस में आएगा, आवेश आएगा समरूपता में। ये हमें अभी हमने नियम पढ़े उसमें। तो अगर आप देखो इस पूरी सतह से 2L लंबाई वाला जो बेलन है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं 2L लंबाई के बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, अगर आप ये निकाल दो 2L लंबाई के बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, तो देखो ये आपके पास पूरी गॉसियन सतह है। तो आप सीधे सीधे फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, ये लिखोगे फाई इज़ इक्वल टू, हमने पढ़ा था Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब आप लिख रहे हो, तो आपको देखना है कि भीतर चार्ज कितना है, Q, तो ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2L लंबाई वाले बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स आपने निकाला। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि इस वाले बेलन से, ये जो बेलन हमें दिया है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अगर 2L से इतना है, तो ये तो हमें कितना था, L लंबाई वाला गिवन था। तो L लंबाई के बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2L से Q/ε0 है, इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा, तो आप आंसर क्या लिखोगे, Q/2ε0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गोलार्ध से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो गोलार्ध अभी देखोगे इसकी सतह पे रखा हुआ है ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक सतह बनानी पड़ेगी, कैसी, गॉसियन सतह। अब आप देखो अगर मैं इसके ऊपर एक और गोलार्ध बना दूं तो ये जो आवेश है ये समरूपता में आ जाएगा। अगर ये समरूपता में आ जाए तो ये देखना है आपको कि अगर मान लो पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स ये हमें निकालना है, तो क्या पूरे गोले के अंदर ये वाला आवेश आ गया, तो आप लिखोगे सीधे सीधे Q/ε0। लेकिन अगर मैं बोलूँ आधे गोले से या गोलार्ध से, आधे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स ये कितना होगा, तो आपको दिख रहा है ये उसकी सतह का कैसे है, आधा है, तो फ्लक्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे, Q/2ε0। तो पूछा था गोलार्ध से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, Q/2ε0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जैसे हमें NCERT का एक क्वेश्चन है ये वाला। तो NCERT में हमें क्या बोल रहा है कि एक वर्ग की सतह हमें गिवन है और इसके ऊपर कुछ मान लो ये दे रखा है a/2 डिस्टेंस ऊपर ये रखा है एक आवेश। तो हमें बोल रहे हैं इस वर्ग की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखो अगर आपको वर्ग की सतह से गुजरना वाला फ्लक्स निकालना है तो पहले तो ये देखना है क्या प्लस क्यू चार्ज बंद सतह के अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक इसको बंद सतह के अंदर तो रखना है लेकिन समरूपता में रखना है। तो अगर आप समान लंबाई का ऐसा एक क्या बना दें, एक बना दें क्यूब मतलब घन। तो आप घन को अगर कंसीडर करते हो तो आप देखोगे कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ घन से गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि ये इसके लिए गॉसियन सतह बन रही, तो घन से गुजरने वाला अगर मैं फ्लक्स देखूं तो ये कितना होगा, क्योंकि चार्ज घन के अंदर कितना है, समरूपता में। तो आप लिखोगे Q/ε0 सीधे सीधे। लेकिन आपको ये देखना है अभी कि जो ये हमसे पूछा है वर्ग की सतह से, इस सतह से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हमें देखना है कि जो घन होता है घन की सतह कितनी होती है। देखो एक ऊपर हो गई एक नीचे, ये एक बाईं तरफ हो गई एक दाईं तरफ, एक सामने होगी एक पीछे होगी, तो टोटल हो गई 6 सतह। तो 6 सतह घन से गुजरने वाला फ्लक्स मतलब 6 सतह से गुजरने वाला, 6 सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स ये आ गया। तो एक सतह से अगर मैं निकालूं, एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। जब 6 से इतना है तो एक से कितना होगा, Q/6ε0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो आप ये देखो अभी घन के एक कोने पे रखा है इस वाले आवेश को, तो जिस आवेश को घन के कोने पे रखा है इसको हमें बीचों बीच लेके आना पड़ेगा, समरूपता बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, एक घन इसके पहले बगल में रख दो, ठीक है, फिर ऐसे ही 2 घन इधर पीछे ये रख दिए। लेकिन अभी भी देखोगे प्लस क्यू आवेश भीतर नहीं है, अभी भी बाहर है। तो ऐसे ही आपको जो घन है वो कहाँ रखने पड़ेंगे, एक ऊपर 2 ऊपर पीछे की तरफ और इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो अगर आप देखोगे ना तो टोटल कितने घन हैं जिनके बीचों बीच ये प्लस क्यू चार्ज आ रहे हैं, 4 नीचे आएंगे घन, 4 ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं देखूं टोटल हो गए 8 घन। तो 8 घनों से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा
वो कितना होगा, क्योंकि आठों घनों के बीचों बीच आ रहा है तो इसको लिखोगे Q/ε0, समरूपता में अभी। लेकिन हमसे पूछा है एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस वाले घन से पूरे से। तो अगर 8 से इतना हो रहा है तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा कितना, Q/8ε0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो आप इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला था, +Q चार्ज यहाँ पे रखा है कोने पे, तो एक घन इधर रखा, 2 घन पीछे रख दिए। लेकिन अगर आप +Q को देखोगे तो ये ऊपर आ रहा है अभी ये ढका हुआ नहीं है, भीतर नहीं है। तो ऐसे ही आपको 4 घन ऊपर रखने पड़ेंगे ना। अब जब 4 घन ऊपर रखोगे तो टोटल मिला के 8 घन हो गए। तो 8 घन से मिला के जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, Q/ε0। तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/8ε0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो ये वाले हमारे पास बन सकते हैं। लेकिन जो हमने ये नियम पढ़े हैं, ये वाले जो नियम पढ़े थे, देखो ये जो नियम होंगे इनको हमें अप्लाई जब करना होगा तो अप्लाई करते टाइम पे हमें क्या करने, कुछ अभी ये जब गॉस नियम को हम लागू करेंगे वो हमें कुछ डेरिवेशन करने। तो डेरिवेशन करेंगे हम, जैसे एक वायर से देखेंगे कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो वायर से बनने वाला विद्युत क्षेत्र। फिर दूसरा, एक आपके पास प्लेट रखी होगी, इस प्लेट से बनने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके के हमें डेरिवेशन करते हुए किसको यूज़ करना है, ये गॉस के नियम जो हैं इनको लागू करने के जो नियम हैं इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इसके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि जो डेरिवेशन है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन गॉस के नियम के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो वो हमें डेरिवेशन करने अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप इसको रिवाइज़ कर लेना।